सरसों पालक की रसोई। सर्दियों की ठिठुरती सुबह थी। नागपुर की चौड़ी गलियों पर हल्की हल्की धूप उतर रही थी। इसी सर्दी में मधु देवी अपने हाथों में टोकरी पकड़े रसोई में दाखिल हुई। टोकरी में ताजी सरसों और पालक की गड्डियां रखी थी। श्वेता बहू, आज जरा मोटी कढ़ाई निकाल देना। आज सरसों पालक की स्पेशल सब्जी बनेगी। हमारे घर की परंपरा है, हर सर्दियों में यही बनती है। अभी लाई माँ जी, पर माँ जी आज न जरा मेहरीना चाची के घर पर उन्होंने खाने का इनविटेशन दिया है और वो कह रही थी सबके लिए दाल बाटी और चिकन बनाए। अब सब उधर जाएंगे तो ये सरसों पालक कौन खाएगा? अब कोई खाए ना खाए, लेकिन मैं तो खाऊंगी। और सच कहूं तो मुझे तो तुम्हारी ये टंगड़ी बंगड़ी पचती नहीं, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन हम तो वही खाएंगे माँ जी, हमें ये घास फूस नहीं खानी। उस रोज सभी तैयार होकर पड़ोस की मेहरीना के घर डिनर के लिए गए, लेकिन मधु देवी ने तो अपने लिए बढ़िया सी भुज्जी बनाई और उसे खाने बैठ गई। फिर अगली सुबह जब श्वेता अपनी रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसकी सास सरसों और पालक की 2 बड़ी गड्डियां लेकर रसोई में आई। अरे बहू, देख तो सही कैसी ताजी सरसों पालक लाई हूँ। आज पूरा घर खुशबू से भर जाएगा। एक काम कर, चाय बनाने के बाद इन्हें धोकर काट देना। पर इतनी सुबह कौन खाने बैठ जाएगा सरसों पालक माँ जी? क्यों? सुबह का स्वाद ही असली होता है। आज फिर सरसों पालक? सर्दी के दिन है, हरी सब्जियां खाने से घर में ताकत बनी रहती है। और अगर तुमसे ये नहीं बनती तो कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। माँ जी, यहाँ बात ताकत की हो रही है या आपकी पसंद की? हाँ, तो क्या हुआ, बात तो एक ही है ना। और मैं अच्छी सब्जी बना लेती हूँ। किसी दिन पता चलेगा जब मैं नहीं रहूंगी, तब मेरी बनाई सब्जी के लिए तरसोगी। अच्छा ये बता, मेथी, सरसों के दाने और बाकी मसाले तो है ना घर में? नहीं माँ जी, वो तो कब के खत्म हो गए। हे भगवान, कुछ मसाले नहीं बचते इस घर में। न जाने दोनों बहुएं मिलकर कितने मसाले डालती हो सब्जी में, लेकिन फिर भी तुम्हारी बनाई हुई सब्जियों में वो स्वाद नहीं आता। खैर चल, पहले चाय पीने को दे। फिर बड़ी बहू, तू मेरे साथ जरा बाजार चल। हम दोनों चलकर बाजार से कुछ मसाले ले आएंगे। माँ जी, इतनी ठंड में? हाँ तो ठंड क्या तुझे खा रही है? तुम आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल छुई मुई हो गई हो, जो कुछ करना ही नहीं चाहती। अरे माँ जी, मैं तो आपकी सेहत की चिंता करके बोल रही थी। इतनी ठंड में आप बाहर जाएंगी तो हालत तो खराब हो ही जाएगी ना, इसलिए आप टोपी और मफलर पहन लेना। हाँ, मुझे ज्ञान मत दे, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे ठंड का। अब चलेगी भी या ठंड में बाहर ना जाने के बहाने बनाती रहेगी। और रसोई करने वालों के लिए मौसम कोई मायने नहीं रखता। कुछ देर बाद दोनों बाजार पहुंची तो उन्होंने देखा कि सब्जी मंडी में खूब रौनक थी। सरसों की ढेरियां, पालक के बंडल, हर तरफ से आवाजें आ रही थी। ताजा धनिया ले लो, सरसों पालक नई आई है, लाल मिर्ची किलो 50। घर तो घर, ये बाजार में भी सरसों पालक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। मधु देवी और कविता एक मसाले वाले की दुकान पर रुक गई। भैया, 1 पाव मेथी दाने, अजवाइन, काली सरसों और वो सूखी लाल मिर्च तोल दो। क्या बात है मधु बहन जी, इतने मसाले? लगता है आज कोई खास पकवान बन रहा है। हाँ, सरसों पालक की सब्जी, मसाले अच्छे देना। ओहो, तो आज सरसों पालक की रसोई है। हाँ, आज क्या, माँ जी का बस चले तो रोज हमें वही खिलाती रहे। फिर कविता धीरे से कहती है, माँ जी हर बार इतना शोर क्यों कर देती हैं? पूरा बाजार जान जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं। अरे, स्वाद छुपाकर थोड़ी बनाया जाता है। बाजार से सामान लेकर दोनों घर की ओर आने लगी। सरसों और पालक धोने का काम शुरू हुआ। ठंडे पानी में हाथ जाते ही श्वेता चीखी, आई माँ जी, पानी बिल्कुल बर्फ जैसा, एकदम ठंडा। काम करने में ठंड नहीं देखी जाती। और ये नौटंकी करना बंद करो तुम दोनों। जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाती रहती हो। माँ जी, आपका क्या है, आप तो बस जनरल की तरह आदेश देती हैं। तभी श्वेता का फोन बज उठता है। हाँ पारुल, बोल। क्या तू सच कह रही है? अरे वाह, हाँ, मैं और कविता दीदी टाइम से आ जाएंगी। चल बाय। क्या हुआ, बिल्ली ने चूहा देख लिया हो? ऐसे क्यों चल रही हो देवरानी जी? अरे भाभी, बात ही ऐसी है, अगर आप भी सुनेंगी तो चल पड़ेंगी। पारुल बता रही है कि मेगा मॉल में ना साड़ियों की बड़ी अच्छी सेल निकली है। क्या बात कर रही है? चल चलते। नहीं, 11 बजे मॉल खुलता है। तब बोला उसने। आहा,
देखो तो दोनों कैसे घोड़े पर सवार होकर इतनी ठंड में भी जाने के लिए तैयार हो गई। इससे पहले तो तुम्हें ठंड लग रही थी, सब्जी बनाने के लिए कहा तो ठंड लग रही थी, बाजार चलने के लिए कहा तो ठंड लग रही थी, लेकिन अब कहाँ गई तुम्हारी ठंड? तुम दोनों को अगर जाना है तो पहले बढ़िया सी सरसों पालक की सब्जी बना दो, फिर सबको नाश्ता करवा कर और घर के काम निपटा कर तभी जाना मॉल, समझी? अब मैं तो चली तब तक आराम करने। और हाँ, बाजार जाकर ठंड लग गई है बहू, एक काम कर, गर्मा गर्म कॉफी बना दे पहले मेरे लिए। ऐसा कहकर वो कमरे में आराम करने चली गई। श्वेता की बच्ची, क्या जरूरत थी माँ जी के सामने ये कहने की कि हम मॉल जा रहे हैं? अब बनानी पड़ेगी ना खुद ही सब्जी। चल अब लग जा काम पर। दोनों देवरानी जेठानी सब्जी बनाने की तैयारी करने लग जाती हैं। कुछ देर बाद सभी घर वालों को खाने की टेबल पर बुलाती हैं। क्या बनाया है बहू? वही जो हर दूसरे दिन हमारे यहाँ सर्दियों में बनती ही बनती है। ओह, समझ गया, यानी सरसों पालक की सब्जी। तुझे भी उतनी कुछ खास पसंद नहीं है ना, जैसे कविता बहू को नहीं पसंद। क्यों, सही कहा ना मैंने? सच कहूं तो मेरा खुद भी मन नहीं करता खाने का, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी सास को पसंद है, इसीलिए मुझे भी ये पसंद है। फिर भी मन मार कर वो सब्जी खाते हैं, लेकिन मधु देवी बड़ी खुश थी। वाह वाह वाह, मजा आ गया। 2 दिन तक फिर अलग अलग सब्जियां घर में बनती हैं, लेकिन फिर 2 दिन बाद घर में वही सरसों पालक देख अब उनका ससुर मनोहर गुस्से से तिलमिला उठता है। हद होती है मधु किसी भी चीज की। सर्दियों में 1000 तरह की सब्जियां बाजार में आती हैं, लेकिन तुम हो कि बस घूम फिर कर यही सब्जी खिला रही हो हमें। अब अगर एक बार और ये सब्जी इस घर में बनी ना, तो मैं बता रहा हूं, मैं ना खाने से संन्यास ले लूंगा। अब मुझे नहीं खानी है सब्जी, तुम ही खाओ। मनोहर गुस्से में खाने की टेबल से उठ जाता है। ये देख मधु को बहुत बुरा लगता है और उसे ये बात महसूस होती है कि उसने कुछ ज्यादा ही सरसों पालक अपने घर वालों को खिला दिया। उस दिन के बाद वो ये सब्जी बाजार से लाना ही छोड़ देती है, लेकिन साथ ही वो अब पहले जैसी भी नहीं रहती। अब वो गुमसुम चुपचाप रहती, न तो किसी से ज्यादा बात करती, न अपनी बहुओं को किसी चीज के लिए रोकती टोकती। सच कहूं श्वेता, तो मुझे तो माँ जी की ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही। जब तक वो दिन में 3-4 ताने मार ना दे तो खाना ही नहीं हजम होता मेरा। सही है भाभी, मुझे लगता है हमने माँ जी के साथ ठीक नहीं किया। आपने देखा नहीं, 6-6 रोटी डकारने वाली माँ जी उस दिन से 3 रोटी पर आ गई हैं। मैं क्या कहती हूँ, आज हम खाने में माँ जी की पसंद का सरसों पालक बनाते हैं। पिछले 10 दिन से इस घर में बना ही नहीं है। ठीक कहती हो श्वेता। अब दोनों बहुएं बाजार से जाकर सब्जी लाती है और शाम को अपनी सास को खाने में परोसती है। इतने दिनों बाद वो सब्जी देखकर तो मधु देवी की आंखें भर आती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अरे, क्या हो गया माँ जी? आपको सब्जी पसंद नहीं आई? हमें लगा इतने दिनों बाद इसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि मैं ये सिर्फ सब्जी यूं ही नहीं खाती थी, बल्कि अपनी माँ की यादें भी ताजा करती हूँ। मेरी माँ हर सर्दी में यही बनाती थी। उनके हाथों की महक मेरी रसोई में आज भी उतर आती है। मेरे मायके की रसोई पूरी सर्दियों में सरसों पालक से महकी हुई रहती थी। माफ करना माँ जी, हमें नहीं पता था आपकी इससे इतनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हाँ मधु, हमें माफ कर दे। ये बात तुम पहले बता देती तो इतना बवाल ही नहीं होता। अब से जब तुम्हारा मन करे तुम ये सब्जी बना लिया करो। चलो अब खाना खा लो, बहुत दिनों से तुमने ठीक से खाना नहीं खाया है। फिर सभी उसे एक एक कर अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। उस दिन सबके चेहरे पर हंसी लौट आती है, लेकिन फिर अगले दिन जब दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं, तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती हैं। पूरी रसोई सरसों पालक की रसोई बन चुकी थी। कि इतना सरसों पालक कहाँ से आया? कभी पीछे से मधु देवी आती हैं। बहू, ये सब गांव से आया है। वो कल हरिया चाचा का फोन आया था कि काफी सारा सरसों पालक लगा है, भेज दूं? तो मैंने कहा भेज दो, तो उन्होंने रात को ही ट्रक भर कर भेज दिया। पहले तो हम दिन में एक ही बार बनाते थे, लेकिन अब तीनों वक्त तुम यही बनाना। ऐसा कहकर सास वहां से चली जाती है और दोनों बहुएं एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोने लगती हैं। बिमला नाम की एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। 2 महीने पहले उनके बेटे का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो चलने फिरने से मोहताज था। बिमला की बहू सरस्वती का 7वां महीना चल रहा था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था,
इस वजह से पिछले 2 महीने से बिमला ही थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह बेचकर घर का खर्चा चला रही थी। सर्दियां आई तो साग का सीजन आ गया। बिमला ने सोचा कि क्यों ना वो पास के गांव से बढ़िया साग लाकर बेचे तो उसकी कमाई अच्छी होगी। इसी विचार से एक दिन बिमला बाजार में साग बेचने जाने लगी। अम्मा, तुम ये साग को इतना साफ क्यों कर रही हो? मैंने तो देखा है दुकानदार ऐसे ही बांध कर बेच देते हैं। तभी तो लोगों को साग पसंद नहीं आता। जरा बहुत भी घास फूस साग का स्वाद खराब कर देती है। अब मैं भी गंदा साग बेचने लगूंगी तो मैं भी तो फिर कोई कमाई नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ लोगों को बढ़िया साग मिले और लोग दोबारा मेरे पास आए, इसलिए थोड़ी मेहनत करने में क्या हर्ज है। अच्छा, मैं साग बेचने जा रही हूँ, वापसी में रमेश की दवाइयां लेती हुई आऊंगी। तुम भी भूखी मत रहना, समय पर रोटी खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना कोई अच्छी बात नहीं। मैंने थोड़ा साग घर पर भी रख दिया है, बना लेना। अम्मा इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रही हैं, पता नहीं मैं कब ठीक हो पाऊंगा। बिमला की उम्र भले ही 60 बरस थी, पर वो इस उम्र में भी बहुत मेहनती थी। उसने ठेले पर साग रखा और बेचने के लिए बाजार निकल पड़ी। बिमला मंडी पहुंची तो वही गाय जो हमेशा से बिमला की प्रतीक्षा करती थी खड़ी हुई थी। गौ माता, मैं जानती थी तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, पर आज मैं सब्जियां बेचने नहीं लाई। आज मैं हरा हरा साग लेकर आई हूँ। ये लो, हरा भरा साग खाओ। अच्छा, तो तुम्हें साग स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे भी हरी सब्जियां तो तुम्हारी पसंदीदा हैं। अब रोजाना ही तुम्हें बढ़िया ताजा हरा हरा साग खाने को मिलेगा। अब अगले कुछ महीनों तक मैं साग ही बेचने वाली हूँ। अपनी हाँ में उत्तर देते हुए गौ माता ने भी एक आवाज निकाली। पहले दिन बिमला के कुछ बंधे हुए ग्राहक साग खरीद कर ले गए। अम्मा, तुम्हारा साग सबको बहुत पसंद आया था। एक काम करो, 5 किलो साग काट कर दे दो। घर में सब जो साग नहीं खाते थे वो भी तुम्हारा साग खाकर फिर से साग मांग रहे हैं। अम्मा, मुझे भी 1 किलो पालक, 1 किलो सरसों और थोड़ा बथुआ और मेथी भी दे देना। सही देती हैं ये साग। मुझे तो मंडी में समझ ही नहीं आता कि किससे खरीदूं। मैं तो इन्हीं अम्मा से सब्जियां लेती हूँ। साग बहुत बढ़िया देती हैं। अम्मा के साग में एक भी घास का तिनका नजर नहीं आता, ना कोई फालतू की घास फूस होती है। कच्चा बढ़िया तुरंत घुलने वाला साग होता है अम्मा का। लोग इसी तरह से बिमला के ठेले पर आते और साग खरीदते। बिमला की ईमानदारी किसी को रास नहीं आ रही थी और वो था बिमला के बराबर में एक और साग का ठेला लगाने वाला मंगल नाम का आदमी। मंगल बिमला की कमाई से चलता था। वो स्वभाव का भी बहुत खड़ूस था और हर समय बिमला से लड़ाई करने पर तुला रहता था। हट हट यहाँ से। अरे ओ मंगल, क्यों गौ माता को मार रहा है? ये सब पाप है। गौ माता को मत मारा कर। अम्मा, तुम्हारी वजह से ये गाय सारा दिन यहाँ खड़ी रहती है। अभी मैं ध्यान न देता तो मेरा तो सारा साग खा जाती। फिर क्या तुम मेरे नुकसान की भरपाई करती? इस गाय को मेरी तरफ बिल्कुल मत आने देना, वरना तुम्हारा यहाँ ठेला लगाना बंद करवा दूंगा। ये तो तुम्हारी उम्र का ख्याल आ जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, पर शराफत की भी हद होती है। या तो इस गाय को यहाँ से हटाओ या फिर अपनी तरफ रखा करो। हाँ हाँ, इतना चिल्ला मत, नहीं आएंगी तेरी तरफ। बताओ तो, डंडे से पीट रहा है एक भोले भाले पशु को। गौ माता, कोई जरूरत नहीं है इस मंगल की तरफ जाने की। लो, मैं तुम्हें साग देती हूँ, खाओ। जिस तरह से मंगल ने आज व्यवहार किया था उसे देखकर बिमला को बहुत दुख। मंगल भी कम नहीं था। वो अपने दिमाग में एक ऐसी योजना बनाकर बैठा था जिससे बिमला का ठेला हमेशा के लिए हट जाए। और फिर एक दिन बिमला ठेला लगाकर पानी पीने के लिए सामने बने नल पर गई तो पीछे से मंगल ने साग के ऊपर एक ऐसा पदार्थ छिड़क दिया जो लोगों को बीमार कर सकता था। मंगल मन ही मन बहुत खुश हुआ और चुपचाप अपने ठेले पर आकर बैठ गया। बिमला इन सब बातों से अनजान थी। अब देखता हूँ ये बुढ़िया साग कैसे बेचती है। बिमला पानी पीकर आई और आकर उसने हमेशा की तरह थोड़ा साग गौ माता को खिलाया और साग बेचने लगी। कुछ देर बाद ग्राहक ठेले पर आने लगे और साग खरीद कर ले जाने लगे। तभी एक बूढ़े सज्जन बिमला के ठेले पर आते हैं। बहन, मुझे 1 किलो साग दे दो। भैया जी, 1 किलो तो बहुत कम रहेगा, बनकर जरा सा हो जाएगा। कम से कम 2 किलो तो करवा लो। बहन, परिवार में बेटा बहू है, वो कभी कभी मिलने आते हैं। हम पति पत्नी ही हैं, इसीलिए हम दोनों को काफी रहता है। हाँ, ये तो है भैया। तो बेटा बहू को बोलो वो साथ रहें। इस उम्र में उनका साथ रहना भी तो जरूरी है। कहाँ बहन, आजकल के बच्चे अलग रहने में ही खुशी ढूंढते हैं। अब जो जिंदगी बची है वो जैसे तैसे हम पति पत्नी काट लेंगे। मंगल अपने ठेले पर बैठा सब कुछ सुन रहा था। मन ही मन वो इन सब बातों के मजे भी ले रहा था।
उसे पता था कि उसने जो जहरीला पदार्थ साग पर छिड़का है उसका असर जरूर होगा। अगले दिन जब बिमला दोबारा साग बेचने के लिए ठेला लगाने लगी तो मंगल ने देखा कि वो गाय जिसने जहरीली दवाई वाला साग खाया था उसे कुछ नहीं हुआ। पर कुछ देर बाद ही उन बुजुर्ग व्यक्ति और काफी लोगों की भीड़ बिमला के ठेले पर लगने लगी। मंगल समझ गया कि उसकी दवाई का असर हो गया है और लोग लड़ने के लिए वहाँ आए हैं। इस गाय पर असर हुआ हो या नहीं हुआ, पर इन ग्राहकों के परिवार वालों की तबीयत जरूर बिगड़ गई है। तभी तो ये बिमला के ठेले पर भीड़ लगाकर खड़े। तमाशा देखता हूँ ये सब क्या कहते, थोड़ा मैं भी शामिल हो जाता हूँ। बिमला बहन, तुमने मुझे कल कैसा साग दिया था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझे ऐसा साग दोगी। हाँ मुझे भी अम्मा, तुमने कल क्या साग पकड़ा दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा साग रखती हो। क्या वो भाई साहब सब ठीक तो है ना? अम्मा के साग में क्या खराबी है, जरा मैं भी तो सुनूं, क्योंकि मैं भी साग बेचता हूँ। क्या हुआ, साग में कोई कमी रह गई, मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं बिमला बहन, कोई कमी नहीं रही तुम्हारे साग में। तुम्हारा साग तो जादू कर गया। मेरा बेटा बहू ने कल साग खाया, अब इसे इत्तेफाक कह लो या फिर तुम्हारे साग का जादू। मेरे बेटा बहू ने कहा कि इस साग को खाकर उन्होंने अपने विचार बदल दिए हैं, वो अब हमारे साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि साग खाकर उनका मन बदल गया, अब वो अलग नहीं रहेंगे। एक काम करो, 5 किलो साग और दे दो। बेटा बहू ने कहा है वो आज भी तुम्हारे हाथों का साग खाएंगे। जल्दी से ये जादुई साग मुझे काट कर दे दो, मैं तो तुम्हारा परमानेंट ग्राहक बन गया हूँ। बिल्कुल वैसे जादू मेरे साथ हुआ अम्मा जी। हमारे बहनोई हमसे बहुत नाराज थे, कल बहुत जिद करके हमने उन्हें साग और रोटी खिलाई। पता नहीं आपके साग में अम्मा जादू था। बहनोई जी ने इतने मीठे व्यवहार से बात की कि हम सब तो हैरान रह गए। मुझे तो लगता है अम्मा कि आपके जादुई साग में जरूर कुछ बात है, जो हम सबके साथ अच्छा हुआ। अब तो हम सब रोजाना अम्मा से ही साग लेंगे, अम्मा का जादुई सरसों का साग। मंगल का मुंह जरा सा रह गया। वो ये नहीं जानता था कि बिमला को उनके अच्छे कर्मों का फल मिला है। बूढ़ी अम्मा बिमला रोजाना गौ माता को साग खिलाती थी और गौ माता ने बिमला के साग पर ऐसा जादू किया कि मंगल की छिड़की हुई जहरीली दवा भी कोई असर नहीं छोड़ पाई। गाय के चमत्कार से अब बिमला का साग जादुई बन गया था और इस बार की सर्दियाँ बिमला के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई और बिमला ने बहुत पैसे कमाए। बेटे का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, पक्का घर बनवाया और एक बड़ी सब्जी की दुकान खोल ली। बिमला ने उन गौ माता को अपने पास ही रख लिया और उनकी खूब सेवा करने लगी। बिमला के घर पोते का जन्म हुआ तो आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अच्छे कर्मों के कारण आज उसके पास सब कुछ था।